दोस्तों, लखनऊ का रहने वाला राहुल किसी काम से दिल्ली आया था, जहां शादरे में उसकी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है। जैसे ही वो शादरे पहुंचता है तो देखता है कि सड़क के किनारे एक महिला काफी दुबली पतली और परेशान से सब्जी बेच रही है। उसे देख के ऐसा लगता है कि शायद वो उसे जानता है, इसलिए वो अपनी कार को धीरे करता है और ध्यान से देखने लगता है। वो देखता है कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी सोनम है, जिससे आज से ठीक 7 साल पहले उसका तलाक हो गया था। लेकिन वो सोचने लगता है कि ये क्या वही महिला है जिसने तलाक लेते टाइम कहा था कि तेरे जैसे तो 36 मिलेंगे, मुझे तेरी जरूरत नहीं, और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन आज वो इस दशा में मिलेगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके आगे कुछ सब्जियां रखी थी जो देखने से ही लग रहा था कि कम से कम 2 दिन पुरानी होंगी, और साथ में ही एक टोकरा भी रखा था जिसके अंदर कुछ आम रखे हुए थे, और शायद वो भी ऐसा लग रहा था कि 2 या 3 दिन पुराने होंगे। और वो इधर उधर निगाहें दौड़ा रही थी और आवाज लगा रही थी कि कोई सब्जी ले लो, आम दे लो। उसकी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी उसकी ये दशा देखने के बाद राहुल सोचने लगता है कि आखिर मामला क्या है, एक बार जाके देखा जाए। इसलिए वो कार को साइड लगाता है और उस महिला की तरफ बढ़ने लगता है। इन टाइम में, इस 7 सालों के अंदर राहुल पूरी तरह से बदल गया था। अब वो देखने में बहुत ज्यादा स्मार्ट लगता था, हट्टा कट्टा हो गया था, सूट बूट पहन के गोगल्स लगा के वो जा रहा था, शायद ही उसे कोई पहचान पाए। लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पे सोचता है कि रुमाल बांध लूं ताकि किसी भी तरह से पहचान में नहीं। वो दुकान पे जाके खड़ा होता है और एकटक सोनम को देखने लगता है। सोनम कहती है कि जी बाबूजी, सब्जी ले लो, बहुत अच्छी सब्जी है, और ये देखिए। इसके बाद राहुल उसके पास में रखे हुए आमों को देखने लगता है, तो आम भी अलग से पता चल रहा था कि शायद 2-3 दिन पुराने होंगे। तभी बराबर में से एक दुकानदार कहता है कि साहब, मेरे आम ले लो, ये सब्जियां ले लो, ये सब ताजी हैं और अच्छी भी हैं। लेकिन सोनम कहती है, नहीं बाबूजी, आप मेरे ले लीजिए, ये सिर्फ धूप से थोड़े से मुरझा गए हैं, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। अगर मेरे पे पैसे नहीं हुए तो शाम को मेरी बेटी की दवाई का क्या होगा, वो इस समय बहुत बीमार है, इसलिए सब्जी का खरीदना बहुत जरूरी है। इतना सुनने के साथ ही राहुल की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो किसी तरह आंखों को कंट्रोल करता है, क्योंकि शादी के वक्त जब उसकी तलाक हुई थी, उस वक्त उसके पास 2 साल की बेटी होती थी जो करीब अब 9 साल की हो चुकी होगी। उसे अचानक याद आता है, बेटी का नाम प्रीति होता है। वो सोचने लगता है कि उसे आखिरी बार मैंने तभी देखा था 7 साल पहले, अब वो कैसी है और वो बीमार है, ये सुन के उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, अपने इमोशंस को काबू में रखता है, और वो उससे आम खरीदने के लिए पूछने लगता है। वो बोलती है कि 100 रुपए किलो है, अगर आप सारे आम ले लोगे तो मैं आपको 80 रुपए लगा दूंगी। राहुल कुछ नहीं बोलता और सारे आम तोड़ने के लिए बोल देता है। 4 किलो आम होते हैं, वो लेता है और 500 रुपये देके चल देता है। तभी पीछे से सोनम भागी हुई आवाज आती है, कहती है कि साहब, आपके 100 रुपये। राहुल कहता है, कोई बात नहीं, आप रख लो। ये सुनने के बाद सोनम कहती है कि साहब, हम सिर्फ मेहनत की रोटी खाते हैं, हमें भीख की जरूरत नहीं है, आपने हमारे फल खरीदे, धन्यवाद। और इतना कह के वो 100 रुपया हाथ में रख के चली जाती है। अब राहुल सोचने लगता है कि आखिर ये वही लड़की है जिसने इसके लिए इतना उल्टा सीधा कहा था, लेकिन आज भी इतनी खुदगर्जी कि ये पैसे नहीं ले रही, जबकि इतनी मजबूरी है। उसके कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो वहां से उस समय चुपचाप चला जाता है। अब अगले दिन वो फिर दुकान पर पहुंचता है, और दुकान पर पहुंचने के बाद वो कहता है कि ये सब्जी और जो फल हैं वो मैं खरीदना चाहता हूँ। ये सुन के सोनम बहुत खुश होती है और जल्दी से सारी सब्जियां और फल उसे दे देती है। राहुल वो सारी सब्जियां फल खरीदता है और जल्दी से जाके अपनी कार में रख देता है, और दूर से देखने लगता है कि सोनम अब घर कहाँ जाती है, ये कहाँ रहती है, क्या रहता है, ये सब उसकी जानने की अब जिज्ञासा बन चुकी थी। जल्दी से सोनम अपनी दुकान को बंद करती है और समेटती है जो भी सामान होता है, और घर की तरफ चल देती है। राहुल अपनी कार को साइड में पार्क करता है और वो भी पैदल पैदल उसके पीछे चल देता है। थोड़ी दूरी पे जाने के बाद एक झुग्गियां सी आती हैं, वो उस रास्ते पर चल देती है। रास्ता काफी पतला था, बदबूदार था, ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे यहाँ पे कोई दम घोट रहा हो। लेकिन वो सोचने लगा कि क्या मेरी बेटी और इस हालात में रहती है। कुछ दूर चलने के बाद वो देखता है, टूटी सी झोपड़ी होती है जिसका गेट भी सही से जुड़ा हुआ नहीं होता। उसके अंदर उसकी बेटी होती है जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, काफी बीमार थी, और वो उसको अब दवाइयां दे रही थी और कह रही थी कि बेटा, आज भी हमारी सारी सब्जियां और फल बिक गए, अब ऐसा लगता है कि अब मैं तेरा इलाज बहुत अच्छे से करा पाऊंगी। ये सुनने के बाद बेटी बहुत खुश होती है,
बेटी को पहली बार उसने आज देखा था जब से उसकी तलाक हुई थी। उसका दिल कर रहा था कि मैं जाऊं और तोड़ के अपनी बेटी को गले लगा लूं, लेकिन मजबूरियां उसे ऐसा करने से रोक रही थी। वो सोचने लगा कि ये वो घमंडी औरत, आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि आज ये इस हालत में है। लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता और बस अपने अरमानों को दबा कर रह जाता है। दूर से ही अपनी बेटी को देखता है और बहुत खुश सपने देखता है और वापस चला जाता है। अब ये रोज का काम हो गया था। वो रोज दुकान पे जाता, रोज उसकी सारी सब्जियां खरीदता और फिर चला जाता। अब कहने को तो उसे सब्जियों की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उन जो जरूरत चीज की होती वो रख लेता, बाकी जानवरों को खिला देता। वो अपने घर वापस जाता है तो घर पे उसका भाई होता है। वो भाई आता है, कहता है कि ये रोज रोज पैसे आखिर तू खर्च कहाँ कर रहा है। ये सुनने के बाद भाई को बहुत गुस्सा आता है। राहुल बहुत गुस्सा करता है कि क्यों, इस पर मेरा हक नहीं है। दोस्तों, दरअसल क्या हुआ था, जो उसका बड़ा भाई होता है राजेश, वो अक्सर और उसकी भाभी उसको पाठ पढ़ाया करते थे और उसके और राहुल की वाइफ यानी सोनम के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े की वजह वही थे। वो अक्सर उसको राहुल को भड़काते अपनी वाइफ के खिलाफ। राहुल था सोनम पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी करता था और कभी भी उसके लिए स्टैंड नहीं लेता था, जबकि सोनम का कहना था कि मुझे तुम भूखा रख लेना, लेकिन मेरे मान सम्मान, मेरे स्वाभिमान के साथ कभी सौदा मत करना। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन अपना स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकते। लेकिन राहुल ने कभी उसकी फीलिंग्स की कदर ही नहीं करी। वो कदर करता भी कैसे, क्योंकि उसकी भाभी और बड़ा भाई राजेश हमेशा उसके खिलाफ भड़काते थे। वो उसके साथ बदतमीजियां भी करते और भी न जाने क्या क्या करते। वहीं दूसरी तरफ जो सोनम थी, उसका भाई और भाभी और उसके घर के लोग भी ऐसे ही थे। वो भी अक्सर उसको चढ़ाया करते और जिसका कारण ऐसा होता है कि एक दिन ऐसी नौबत आती है कि दोनों तलाक लेने पर अड़ जाते हैं। सोनम बोल देती है कि मुझे तेरे जैसे 36 मिलेंगे, और ये कहने के बाद दोनों की तलाक हो जाती है। उस समय उनके पास में 2 साल की बेटी होती है। ये आखिरी बार था जब राहुल ने अपनी बेटी को देखा था। अब वो वापस आता है अपने प्रेजेंट टाइम में और वो अपने भाई से कहता है कि भाई, आप मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी बंद कर दो और ये मेरे भी पैसे हैं, मैं जहां चाहे वो खर्च करूं। क्योंकि दोस्तों, वो लगातार जाता था दुकान से और दुकान से सारी सब्जियां खरीद लेता था, जिसकी कीमत कई बार 1000, 2000, 5000 भी पहुंच जाती थी। और इस तरह से वो अपने पैसे रोज खर्च कर देता था। हिसाब में गड़बड़ होने पे भाई कहता कि अब ये नहीं चलेगा। इस पे पहली बार वो अपने भाई पे गुस्सा होता है, कहता कि भाई, क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुझे तय करने दो। अब मेरी जिंदगी है, मैं अपने तरीके से जीऊंगा, ये मेरे पैसे हैं, मैं जहां चाहूं वो खर्च करूं और जहां नहीं चाहूं वो। ये सुनने के बाद जो राजेश होता है बड़ा भाई, वो तंग रह जाता है कि ये पहली बार था कि उसके छोटे भाई राहुल ने उसको जवाब दिया था। वो कहता है, सिचुएशन को समझते हो? अरे बेटे भाई मेरे, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरे फ्यूचर का सोच रहा हूँ, मुझे तेरी शादी करनी है, पैसों का इंतजाम करना है, सब कुछ क्या है। इस पे वो बोलता है कि वो तो मुझे पता है कि पिछले 7 साल मेरी डाइवोर्स हुए हुए हो गए, क्या तुमने एक रिश्ता भी देखा है? शादी तो दूर की बात है, एक रिश्ते वाला भी तुम लेकर आए हो। तुम कभी चाहते ही नहीं कि मेरी शादी हो, और ये शादी भी तुड़वाना तुम्हारे ही रीजन से हुआ था, ताकि तुम इन सब पैसों पर अपना हक जमा सको। अगर मेरे पापा मम्मी ने मेरी शादी नहीं कराई होती तो शायद मेरी आज भी शादी ना होती और तुम लोग कभी ना होने देते। अब बहुत हुआ। हालांकि राजेश काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राहुल अब सब समझ चुका था कि इन सब की जड़ उसके भाई और भाभी हैं। और वो कहता है कि देखो, अब मुझे मेरा हिस्सा दे दो, ये दुकान और ये जगह जो होगी ये मेरी रहेगी, और दूसरी तरफ जो दुकान और घर है वो तुम रख लो, जबकि वो इससे ज्यादा दुगनी कीमत का है, लेकिन मैं इतने में ही खुश हूं और मैं नहीं चाहता आज के बाद तुम मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करो। इतना कहने के बाद भाई समझ जाता है और वहां से चला जाता है। राहुल फिर जल्दी से तैयार होता है और जल्दी से दुकान पर पहुंचता है, क्योंकि उसे बेचैनी रहती थी जब तक वो वहां ना चला। जाने के बाद एक बार वो फिर से पूछने लगता है कि अच्छा, तुम्हारी वो बेटी जो है वो उसकी तबीयत कैसी है? पहली बार सोनम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो दोबारा पूछता है, फिर भी जवाब नहीं देती। तीसरी बार जब पूछता है तो सोनम झंझलाते हुए कहती है, अरे मुझसे क्यों पूछते हो, तुम जाके अपनी बेटी से खुद क्यों नहीं पूछ लेते? इतना सुनते के साथ ही राहुल सोच में पड़ जाता है। कहते क्या, कहते क्यों, क्या गलत क्या कह रहे हो? वो आप ही की तो बेटी है, आप मुझसे क्यों पूछते हो? रिश्ता मुझसे खत्म हुआ है, मेरी बेटी से तो खत्म नहीं हुआ, उससे तो आपका हमेशा रहेगा। इसलिए अगर आपको उससे बात करनी है तो आप घर पे जाओ और मिलो और बात करो।
अब राहुल समझ चुका था कि वो उसे पहचान चुकी है और अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं। वो अपने चेहरे से मास्क हटाता है और पूछने लगता है कि लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे, कैसे पता चला? सबसे पहले कहती है कि अगर किसी बच्चे की चिंता जितनी तुम जताते हो, जो आवाज से दर्द निकलता है, वो सिर्फ एक बाप का ही हो सकता है। और दूसरी बात, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारी आवाज से, तुम्हारी चाल से ही तुम्हें पहचान सकती हूँ। तुम कितना भी अपने आप को ढक लो, कितना भी बदल जाओ। वो कहता है कि ठीक है। और फिर पूछने लगता है, अच्छा हमारी बेटी कैसी है? कहती है, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें एड्रेस लिख के देती हूँ, ये लो एड्रेस, यहाँ पे मेरा घर है, वहां जाओ और अपनी बेटी से मिलो, जो बात करनी है करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। वो कहती है कि मुझे देखो, ये सब्जियां बेचनी है, मेरी जिंदगी का गुजारा इसी के सहारे होगा, मैं कहीं नहीं जाना जा सकती। राहुल कहता है कि मैं ये सारी सब्जियां खरीद लूंगा। ये सुन के जो सोनम होती है वो गुस्सा हो जाती है, कहती है कि बस करो, मुझे तुम्हारा और एहसान नहीं चाहिए, वो पहले ही काफी एहसान कर चुके हो। अगर कुछ करना चाहते हो तो अपनी बेटी के लिए कर दो, लेकिन मेरे लिए नहीं। लेकिन राहुल की जिद करने के बाद वो फिर अपनी दुकान को अपने साथी वाली दुकान वाले से बोलती है कि कुछ देर देखो, मैं वापस आती हूँ। और इसके बाद वो चल देते हैं। वो चलते में कहती है कि यहीं पास में ही है। वो वहाँ पहुँचने पे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपका घर किधर है, क्योंकि मैं अक्सर आता था और तुम्हें देखा करता था। ये सुनने के बाद सोनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो कहती है कि जब तुम यहाँ आते थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवा देते। वो कहता है कि मैं कैसे बताता, मेरी कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी, बस अपनी दूर से अपनी बेटी को देखता और अपने अरमानों को अपने दिल में छुपा कर रह जाता था। इसके बाद वो घर पे जाती है और घर पे जाने के बाद वो एकदम पापा को देखते ही पहचान जाती है, कहती है पापा आप आ गए। ये देखने के बाद जो राहुल है वो बड़ा दंग होता है। वो कहता है कि अरे, लेकिन तुम तो बहुत छोटी सी थी, तुमने मुझे पहचाना कैसे? इसके बाद सोनम अपनी शादी की एक एल्बम लेकर आती है, कहती है कि ये रोज तुम्हारी फोटो को देखती है, इस शादी की एल्बम को देखती है और रोज तुम्हारे बारे में पूछती है कि पापा कहाँ है, पापा कब आएंगे? मैंने कहा था कि पापा एक दिन जरूर आएंगे, इसलिए ये तुम्हें पहचान गए। लेकिन तभी प्रीति जो उनकी लड़की होती है वो दूर होती है, कहती है तुम गंदे पापा हो, तुमने मुझे मेरी मम्मी को अकेला छोड़ दिया, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, अब कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। ये सुन के उसे काफी दुख होता है। वो समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन प्रीति कहती है कि मुझे आपसे अब बात कभी नहीं करनी, आप चले जाओ यहाँ से। लेकिन सोनम जो कि बहुत समझदार थी, वो जानती थी कि गलती एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ही हुई है। वो उसे समझाती है और कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम पापा से मिलो, वो अच्छे हैं। और इसके बाद वो जाती है, फिर बाप बेटे मिलते हैं, बातें होती हैं। वो जल्दी से जाता है बाहर से अपनी कार से, कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, कुछ टॉयज़ भी होते हैं जो वो अक्सर उसके लिए पहले से ही खरीद के रखे थे, वो सब देता है। प्रीति उनकी लड़की हुई ये सब पाके बहुत खुश होती है। इसके बाद वो कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें वापस दुकान की तरफ ड्रॉप कर दूँ। चलते टाइम पे वो पूछने लगती है कि तुम सबके लिए कुछ लाए, मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए? वो सोनम से कहता है मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ, पता नहीं तुम लोगे कि नहीं लोगे, मुझे डर लगता है। तो कहते हैं कि मुझे नहीं लेना। अच्छा ठीक है, तुम अपने पास में रख लो, लाते तब बात करते। कहता मैं सच में तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो सोनम कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है अच्छा बताओ क्या लाए हो, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं रख लूंगी, नहीं अच्छा लगा तो वापस कर दूंगी। वो कुछ देर सोचता है और सोचने के बाद अपनी जेब से कुछ निकालता है और हाथ आगे करने को कहता है और उसके हाथ पे वो रख देता है मंगलसूत्र। ये देखते के साथ ही सोनम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो ये गिफ्ट रख लो, ये एक ऐसा गिफ्ट है जो जिंदगी भर हमें एक दूसरे से जोड़ के रख सकता है, हमारे बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे सकता है। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, वो सब भूल जाते हैं। मुझे मेरी गलती का एहसास है, तुम्हारे से भी गलती हुई है, लेकिन अब हम नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। इसके बाद सोनम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद फिर तीनों साथ-साथ चल देते हैं। इसके बाद राहुल कहता है कि अब तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं, अब तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगी, मेरा अपना बिज़नेस है उसे चलाएँगे, तीनों मिलके हम अब साथ रहेंगे और मैंने अब अपने भाई-भाइयों से, भाभी से नाता तोड़ दिया है। अब उनका हमारी ज़िंदगी में कोई दखल-अंदाज़ी नहीं होगी। इसके बाद तीनों कार में बैठते हैं और वहाँ से अपने घर चले जाते हैं और इसके बाद उनकी ज़िंदगी आगे अच्छी गुजरने लगती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।